नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क की वैकेंसी आई हुई है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की, और आई होप आपने उसमें अप्लाई कर दिया होगा। सिलेबस आपको पता है, सिलेबस नहीं पता है तो वीडियो बना रखा है और एक प्लेलिस्ट भी है आईटीआई बेस्ड एग्ज़ाम के सिलेबस के नाम से, तो उसमें जाकर अपने एग्ज़ाम का सिलेबस देख लीजिए। एनपीसीएल और बार्क का सिलेबस सेम होता है, यानी कि प्री एग्ज़ाम में नॉन टेक होगा और मेंस या जिसे एडवांस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं उसमें आपकी ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होने वाले हैं। प्री एग्ज़ाम के लिए क्लासेज शुरू कर दी हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है बार्क प्री एग्ज़ाम क्लासेज के नाम से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। 5 से 6 क्लासेज हो चुकी हैं, आप सारी क्लासेज अटेंड कीजिए। आज इस क्लास में जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई बेस्ड नॉन टेक पार्ट्स की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाती है। और भी बड़े बड़े एग्जाम हैं, रेलवे का, नेवी का, सीपीआरआई का, तीनों एग्जाम अभी होने हैं। रेलवे की तो वैकेंसी नहीं आई है हालांकि, लेकिन आएगी तो एग्जाम भी होंगी, यानी कि 3 आपके सामने हैं। दिल्ली मेट्रो की भी भर्ती आने वाली है तो इसके लिए भी क्लासेस शुरू करेंगे। हालांकि ये अभी अभी नेवी ट्रेड्समैन, सीपीआरआई और आपकी बार्क के लिए स्पेशल क्लासेज हैं। जनरल साइंस की क्वेश्चन आप कहेंगे न तो सीपीआरआई में आते हैं न नेवी ट्रेड्समैन में, तो मैं आपको बात बता दूं, डीआरडीओ के एग्जाम में भी जनरल साइंस नहीं थी, हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक ही क्वेश्चन याद है, हालांकि 4-5 हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि कौन सा विटामिन आपकी पानी में घुलनशील है, कौन सा वसा में। इस प्रकार से क्वेश्चन 2-3 पूछे गए थे, तो आप जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पूछे जाते हैं। अब देखिए, आपकी पहला तो मैं आपको करवा दूं, मीटर वाले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, हालांकि मैंने अभी सोचा है आपको सारे मीटर्स और उनके उपयोग एक साथ करवा देता हूं, तो पहला क्वेश्चन वहीं से शुरुआत होता है। इस क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मीटर क्या करता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का सामर्थ्य विद्युत धारा का सामर्थ्य मापता है एमीटर। इसे लाइन की सीरीज में लगाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, सर्किट की सीरीज क्रम में एमीटर जुड़ता है। एनीमोमीटर क्या होता है, इसका तो बार बार क्वेश्चन आ चुका है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए और स्टार वाले क्वेश्चन आप पीडीएफ से जरूर पढ़िए। एनीमोमीटर बार बार पूछा जाता है, हवा की गति को मापता है। फिर आपके हैं बेरोमीटर, ये भी बार बार पूछता है, तो बेरोमीटर भी आगे स्टार लगा देता हूँ। वायुमंडलीय दबाव को मापता है बेरोमीटर। बोलोमीटर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन पढ़ लीजिए। बोलोमीटर होता है आपके ऊष्मा विकिरणों को मापता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को नापता है। कैलोरीमीटर रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मा को मापता है, ये भी पढ़ लीजिए। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों पूछे जाते हैं, दोनों पढ़िए, दोनों में कन्फ्यूजन भी रहता है और ऑप्शन में दोनों देते हैं। तो हाइड्रोमीटर होता है वो तरल का, कोई भी तरल है उसका विशिष्ट गुरुत्व नापता है, जिसे आप कहते हैं विशिष्ट घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। लिख लीजिए, आप यहाँ पूछे जा सकता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व किस मीटर से नापते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोमीटर से। और आपसे पूछे यदि हाइग्रोमीटर से, तो ये आर्द्रता नापता है, वायुमंडलीय आर्द्रता जो मॉइस्चर होती है उसे आपके हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, वहीं थर्मामीटर तापमान मापी होता है या तापमान को मापता है। तो आई होप यहाँ भी आपके सामने 7 से 8 नए क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, आप गिन लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार इनमें से पूछे गए हैं, जिनके आगे मैंने स्टार लगाया है उन सभी को पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको वो सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है, लगभग होता है। पलायन वेग बार बार पूछा जाता है, इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि ये होता है, और फिर खालिस्तान जगह आपको परिभाषा पूछी जा सकती है, तो पढ़ लीजिए पहले परिभाषा को। देखिए, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु के देने पर वह किसी विशेष ग्रह या अन्य वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल सके और वापस लौट कर न आए। तो इसे मैं एक बार इजी वे में समझाऊंगा। आप कोई वस्तु को इतना जोर से फेंकिए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल है, उसके
कांटेक्ट में या उसके संपर्क में न रहें, उससे बाहर चले जाए और फिर कभी पृथ्वी की ओर वापस लौट कर ना आए। जैसे कि मैंने पेन को ऊपर उछाला, लेकिन वह कुछ समय के बाद, निश्चित समय के बाद पृथ्वी की ओर वापस लौटता है, नीचे की ओर गिर जाता है। तो रॉकेट में ऐसा क्या किया जाता है कि वो पृथ्वी की ओर वापस नहीं आता? तो उसका एक ही कारण है कि उसका पलायन वेग अधिक होता है। और पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर कोई यदि वस्तु पार कर जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार चली जाती है और कभी वापस लौट कर नहीं आती। यानी कि आपको किसी चीज़ को फेंकना है कि वापस पृथ्वी पर न आई, तो उसे एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर इतना फेंकिए एक सेकंड में, तब जाकर वह पृथ्वी की ओर वापस नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया इस क्वेश्चन का आंसर, और आपसे बार बार पूछा जाता है। अब और भी तो क्वेश्चन हैं, वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.19 लिखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन 11.2 होता है, आपको ध्यान रखना है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड नहीं। आगे आपकी, तो आप इसे सही कर लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। शुक्र का आपके 10.36 होता है, मंगल का 5.03 और शनि का 36.09। ये पलायन वेग है इतने सारे इंपॉर्टेंट ग्रहों के। और कॉमन एग्जाम होना है, इजी एग्जाम होना है, तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। केवल इसे पढ़िए, याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ, याद करना है। ये वाला आप याद करेंगे तभी एग्जाम में चलेगा। ये सारे आई थिंक नहीं लगेंगे, आएंगे, क्योंकि इजी पेपर होगा। नॉन टेक पार्ट इजी आता है, सब पास कर जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं जो बाहर होते हैं और सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। गलत मिलान वाले विकल्प का चयन करें। अब देखिए, आपको एक गलत मिलान दिया है, और वो गलत मिलान क्या दिया है कि कार्य अदिश राशि है, ऊष्मा अदिश है, बल अदिश है और आवेश सदिश है। ये चार अदिश सदिश राशियों की दिए हैं। तो आप इसका आंसर याद कर दीजिए। बल होता है ना, वो आपकी अदिश राशि नहीं होती। गलत कहा है तो गलत ये है कि बल सदिश राशि होती है। बल क्या होता है? सदिश होता है। जैसे कि ये बॉक्स पड़ा है, मैंने इधर से क्या लगाया? बल, धक्का लगाया, यानी कि ये इधर की ओर गति करेगी। तो ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान होता है। अब मैंने किसी बॉल को धक्का दिया है, आगे की ओर धक्का दिया है, तो वो आगे जाएगी, यानी कि बल की दिशा होती है। ये आपके यहाँ सही है, यानी कि बल अदिश नहीं सदिश राशि होता है। एक और आपसे पूछा जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान आपकी अदिश है या फिर सदिश? और एक आपसे पूछा जाता है भार। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि भार अदिश है, बल अदिश है, कौन सा अदिश है। ये आपको ही कमेंट में बताना है, मुझे भी तो देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है, कितने आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊँ। और एक बात ध्यान रख लीजिए, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, किसी भी ग्रह पर चले जाइए। लेकिन भार परिवर्तित होता है, यानी कि हर जगह परिवर्तनशील रहता है। ये बातें आपको कॉमन पता होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन बार बार आता है, मैंने आपको करवा रखा है, तो ज़रूर पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए बार्क प्री एग्जाम की, और वहाँ से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे है, एक आवेश 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाह द्वारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, पहले तो यहाँ देखिए, ये इसने एग्जामिनर ने सबसे बड़ी गलती यहाँ मैं कहूँगा कर दी है। आपको एक खाली स्थान के बाद आवेश शब्द नहीं देना है, आवेश दे दिया, इसका मतलब बच्चे ने पहचान कर दिया कि कुलाम, एक कुलाम आवेश। क्यों? क्योंकि आवेश कुलाम होता है, आवेश का जो ऐसा यूनिट है वो कुलाम है, तो आप कर देंगे। लेकिन एग्जामिनर आपका होगा वो इंटेलिजेंट होगा, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा 1 एम्पीयर विद्युत धारा, पूरी खाली जगह देगा आगे, फिर लिखेगा 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो 1 कुलाम कहा जाता है। और कुलाम होता है Q बराबर IT से ज्ञात किया जाता है। IT क्या होती है? I होता है विद्युत धारा एम्पियर में, और T होता है समय सेकंड में। जैसे कि मैं कहता हूँ 5 एम्पियर की विद्युत धारा, 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो कितना कुलाम आवेश होगा? तो आप कहेंगे 50 कुलाम, और इसे Q से दर्शाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चार्ज को C से दर्शाते हैं, तो यहाँ आपको Q आवेश ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। हालांकि मैं आगे आपको ये कह दूं कि 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुणा करनी है। फिर आप कहेंगे 5 छक 30 और फिर 2 जीरो आपके, यानी कि 3000 गुलाम आप इस प्रकार से कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला यूज करके आंसर करना है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ कितनी मौलिक इकाइयाँ हैं। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक इकाइयाँ जो आपकी होती हैं वो कितनी होंगी। मौलिक इकाइयाँ यानी कि फंडामेंटल्स जो आपकी
यूनिट्स होती है वो कितनी होती है, तो ये 7 होती हैं। कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 प्रकार की इकाइयाँ होती है, एक तो आपकी होती है बेसिक वाली, फंडामेंटल वाली, और दूसरी होती है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है 2 इकाइयों के मिल जाने से एक नई इकाई बनती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ बताऊंगा, ये रहा मैंने लिख कर लाया हूँ। कौन कौन सी है? एक तो आपके होती है समय, जो आपके सेकंड में होती है। दूसरी लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 आपके मौलिक इकाइयां हैं। अब इनसे फंडामेंटल से आपके जो बनती हैं वो ड्राइव्ड यूनिट, जिसे आप कहते हैं व्यू उत्पन्न इकाइयां, वो भी बन सकती है। जैसे कि आपको पता है क्या बनता है, द्रव्यमान से भी बन सकता है, विद्युत धारा से भी बनता है। तो वो आपकी जो होती है उन्हें कहते हैं व्यू उत्पन्न इकाइयां, यानी कि इन इकाइयों के योग से बनती है। अब देखिए समय का जो होता है वो सेकंड होती है यूनिट, लंबाई का मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, एम्पियर विद्युत धारा, और आपके तापमान होता है वो केल्विन में, सेल्सियस में नहीं होता, केल्विन में होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या है, तो आपकी मोल है। ये मैं आपके एरो हटा देता हूँ वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे। और ज्योति तीव्रता की आपकी कैंडला यूनिट होती है। तो ये आपको 7 के नाम याद होने चाहिए। यहाँ आपसे पूछिए कितनी मूल इकाइयाँ होती है, तो 7 मूल इकाइयाँ हैं। ये 7 के नाम मैंने आपको लिखा दिए हैं। और ये ज्योति के, इसे आप जरूर पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है। अब देखिए एक आपके नियम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये नियम किसका है, वो नियम किसका है, तो एक साथ पढ़ लीजिए। कौन कौन से? पहले तो आपसे पूछा है गैलीलियो का, तो गैलीलियो का आपका नियम है वो है आपके, एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आपके गैलीलियो का नियम क्या है, तो इसे पढ़ लीजिए। गिरती हुई वस्तु का जो नियम है वो गैलीलियो का नियम है। माइकल फेराडे, ये आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की तरफ जाना है। आइजैक न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम। और आपकी आंद्रे एम्पियर, जिसे आप कैसे हैं विद्युत चुंबकीय के नियम हैं। तो ये आपके वैज्ञानिक हैं और उनके नियम हैं, आप जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और आपके जनरल साइंस में न्यूमेरिकल आएगी। आपके जो लेंस वाले टॉपिक से, दर्पण वाले टॉपिक से, वहाँ से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपके जूल का जो तापन का नियम है उससे भी मिल जाएंगी। एक आपके विद्युत वाले चैप्टर से लिया है। 20 ओम के 2 प्रतिरोध है समांतर में जुड़े हुए हैं। ये संयोजन 40 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है। तो परिपथ का टोटल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखिए पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आपके इस प्रकार से, मैं इस प्रकार से साइन बना देता हूँ, इस प्रकार से ये होता है प्रतिरोध, ये जुड़ा हुआ है। फिर इसके एक समांतर में, समांतर यानी कि ऐसे, तो ये इस प्रकार से समांतर में एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है या फिर विद्युत का स्रोत जुड़ा हुआ है, और स्रोत की रेटिंग है वो 40 वोल्ट है। और ये है आपकी 20 ओम की, और ये भी है आपकी 20 ओम का। तो अब आपको पूछा है टोटल प्रतिरोध क्या होगा। 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसको आंसर करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप देखिए कि समांतर का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं RT, 1/RT, यानी कि टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। जब प्रतिरोध की वैल्यू अलग अलग होती हैं तब इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, लेकिन जब प्रतिरोध की वैल्यू समान होती है तब हम ज्ञात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है RT, यानी कि टोटल प्रतिरोध बराबर होता है N/R। N/R कर दीजिए, वो 1/RT ज्ञात करने का फॉर्मूला है। या फिर आप यूं कर दीजिए R/N। R/N मतलब R कितना दे रखा है आपको 20 ओम, N यानी कि कितने प्रतिरोध है, तो आप कहेंगे 2 है, तो टोटल प्रतिरोध आपके आ जाएगा 10 ओम। तो 10 ओम आप कर दीजिए, ये रहा आंसर। लेकिन एक लाइन और आती है, वो लाइन क्या है, वो लाइन आपकी यूं होती है कि जब समांतर में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो टोटल प्रतिरोध उन प्रतिरोधों में से जो सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है, यानी कि टोटल प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो अब देखिए आपकी 20 का है, 20 का यानी कि उत्तर आएगा वो 20 से कम आएगा। तो 20 से कम वाला ऑप्शन ही एक है, तो आपको वो वाला करना है। कर दिए होंगे आई होप। अब देखिए आपको इस परिपथ की धारा भी तो पूछी जा सकती है। तो धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R। अब आपको I ज्ञात करनी है तो I बराबर होता है V/R। आपने टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कर दिया है, 40 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस आपके 10 ओम है, तो आपकी धारा आ जाएगी 4 एम्पियर। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूर पढ़ लीजिए। आई होप मैंने अपना बेटर आपको दिया है। आगे है आपकी नियम और
किसके क्या नियम है, इससे आपको मिलान करना है। तो मैं आपको मिलान कर देता हूं। पहले तो देखिए आपके होता है, पहला आपको देखना है कि न्यूटन कहाँ दे रखा है, तो न्यूटन के गति के नियम हो जाएंगे। फिर आपकी केपलर की ग्रहों के नियम हो जाएंगे, ग्रहों की गति के नियम का केपलर है। फिर आपके हैं आइंस्टाइन, वो आपके हो जाएगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव। और आपके हाइजेनबर्ग हैं, वो हो जाएंगे अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इन सभी को पढ़ लीजिए, आपके हूबहू एग्जाम में आने को तैयार है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप भी इसे पढ़ लीजिए। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई आपको कह रहा है, इस परिभाषा को आप मेथ के रूप में लिखिए। प्रति यानी कि बट्टा का निशान, इकाई समय, समय को आप नीचे लिख दीजिए, और ऊपर आपसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो ऊपर लिख दीजिए दूरी। यानी कि ये कह रहा है दूरी प्रति समय, दूरी बटा समय क्या कहलाता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। बस ये फॉर्मूला जिसको याद था वो इसका आंसर कर जाएगा। आपको इसी को मेथ में बदलना है। कह रहा है प्रति, प्रति का मतलब होता है भाग का निशान, इकाई समय, समय को आप नीचे लिखिए क्योंकि प्रति के नीचे लिखा ही जाता है, और किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी को ऊपर लिखिए, तो आपका जो सूत्र बनता है वही आंसर हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ। आई होप मैं अपना बेटर आपको दे रहा हूं और आपको क्लासेज पसंद आ रही है। स्टीफेन का नियम आपको क्या बताता है? तो मैंने ये नियम और उनके विवरण एक सामने लिख दिए हैं, याद कर लीजिए। स्टीफेन का नियम कहता है कि किसी सतह से निकलने वाली कुल विकिरण ऊष्मा ऊर्जा उसकी निरपेक्ष तापमान की चौथे घात के समानुपाती होती है। तो ये आपको लाइन वाइज मिलेंगे कि निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा गलत है। इस प्रकार से एग्जाम में इनमें से मिल सकता है। किरचॉफ का नियम, एक स्वेच्छा पिंड के लिए ऊष्मागतिक साम्य में ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करने के लिए उत्सर्जकता और अवशोषकता समान होती है। और किरचॉफ के तो दो नियम और है, केसीएल और केवीएल। केसीएल को किरचॉफ का करंट नियम या फिर जंक्शन नियम कहते हैं, इसे मेश नियम या फिर आपके, इसे मैं लिखवा देता हूँ, है ना, पूछा जा सकता है, ये इसे आपके मेश नियम या वोल्टेज नियम कहते हैं। पहले नियम को आपकी आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा आपकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इनको भी आप जरूर पढ़ लीजिए। ऊर्जा और आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित नियम है। बायो सावर्ट नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़िए। ये विभिन्न बिंदुओं पर एक चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य की गणना में मदद करता है। और ब्रेग का नियम कहता है ये क्रिस्टल जालक से संबंध और असंबद्ध प्रकीर्णन कोण प्रदान करती है। तो बायो सावर्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, और किसी को मत पढ़िए। और किरचॉफ की ये दो नियम पढ़ लीजिए, केसीएल केवीएल, आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आपके होता है फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन कहाँ दे रखा है? ये रहा, फोटोवोल्टिक सेल आपके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, शुष्क सेल, जिसे ड्राई सेल को लेक्लांसी का कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं ना, तो ये भी पढ़ लीजिए। कार्बन जिंक सेल किसे कहा जाता है? शुष्क सेल या ड्राई सेल को। इसमें कैथोड आपका, एनोड कैथोड आपको याद होने चाहिए। लेक्लांसी का शुष्क सेल एक ही प्रकार है, दोनों एक ही है। पहला लेक्लांची सेल है और दूसरा लेक्लांची का शुष्क सेल है, और इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक शेयर कर दीजिए, और रेगुलर शाम 6 बजे क्लासेज जरूर ज्वाइन करें।